दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज मैं आपके लिए भारत का संवैधानिक विकास ये टॉपिक लेकर आया हूं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो हुआ था वो 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था। ये दिन जो है भारत के लिए काला दिन था, क्योंकि इस दिन के बाद में ही भारत के चींचड़ा चूंटगा। ये जो अंग्रेज चींचड़ा वे इस दिन से भारत के चूंटिया जखा 1947 में जाकर के उतरिया। 38 साल तक, लगभग 200 साल तक भारत को खून पीता रहा। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो संवैधानिक सुधार किए गए थे, उन सुधारों में कौन कौन से अधिनियम जो थे वो बनाए गए थे, उन पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अधिनियम है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप किए बिना और कंपनी के प्रशासन और प्रबंधन को संचालन करने के लिए कानून बनाया था। ये एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट, ये भारत में संवैधानिक सुधारों का पहला कानून माना जाता है। भारत में लिखित जो संविधान है उसकी प्रक्रिया इसी से प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसको भारत में लिखित संविधान की नींव भी कह सकते हैं। अगला जो एक्ट है वह है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 भारतीय संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि सबसे पहली बात कि इस एक्ट के द्वारा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, उस एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो है वो एक लॉ कमीशन, विधि आयोग गठित किया गया और उस विधि आयोग के द्वारा भारत के सभी कानूनों का एक इंडियन पेनल कोड तैयार किया गया। इस कानून के द्वारा पूरे भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। एक शासन, एक प्रकार की नागरिकता। जो अलग अलग कानून थे, अलग अलग प्रशासनिक नियम थे, वो सारे समाप्त हो गए और पूरे भारत के लिए एक शासन और एक प्रकार की नागरिकता का जो प्रावधान है वो लागू किया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारत में जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर जो विभेद था उस विभेद को समाप्त कर दिया गया था। और इस एक्ट के द्वारा ही भारत में विधानमंडल की नींव पड़ी थी। विधान मंडल, भारत में विधानमंडल की जो नींव पड़ी थी वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा पड़ी थी। इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की जो है स्थापना की गई थी। ये जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसी को भारत की व्यवस्थापिका का, विधानमंडल का अपन पहला कदम, पहला स्टेप जो है कह सकते हैं। इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत की जनता के कल्याण के बारे में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858। आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी,
ये जो चींचड़ा भारत का शरीर पर चूट गया, आ चींचड़ा ने उतार बकले और भारत की जनता जो 1857 में क्रांति करी, बहुत प्रयास करो लेकिन ये चींचड़ा उतर को नहीं पाया। एक बाद में एक अच्छो जो काम हुए वो यो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शासन अपना देश को ऊपर वो तो वो समाप्त, और अब ब्रिटिश सरकार के माध्यम से भारत का शासन जो है वो संचालन प्रारंभ हो गया। तो भारत के प्रशासन का संचालन करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया ये पहला कानून था। भारत शासन अधिनियम 1858 भारत के शासन का सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा संचालन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया ये पहला कानून था। देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव, इंडिया सेक्रेटरी का पद बनाया गया। ये इंडिया सेक्रेटरी जो था ये सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था, और भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत परिषद नामक संस्था की स्थापना की गई। इसमें 15 सदस्य थे, और 15 के 15 जो सदस्य थे वो ब्रिटेन के नागरिक होते थे, सम्राट के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते थे। तो भारत परिषद जो है उस शासन संचालन में भारत सचिव को परामर्श देती थी। भारत सचिव जो है वो भारत का शासन गवर्नर जनरल के माध्यम से संचालित करता था। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल भारत का सबसे बड़ा साण था। गवर्नर जनरल जो है भारत का शासन चलाने के लिए और क्या करता था, इसकी एक कार्यकारिणी परिषद थी। तो कार्यकारिणी परिषद की सहायता के माध्यम से गवर्नर जनरल जो था वो भारत के शासन का संचालन करता था, और गवर्नर जनरल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होता था, और भारत सचिव जो है ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके अलावा इस अधिनियम में भारत की जो एकात्मक शासन व्यवस्था थी उसको बनाए रखा गया था। भारत का प्रशासन का जो स्वरूप था वो एकात्मक था। शासन की संपूर्ण शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। हालांकि प्रशासन की सुविधा के लिए भारत के राज्य क्षेत्रों को प्रांतों में बांटा गया था। भारत के राज्य क्षेत्रों को प्रांतों में बांट दिया गया था, लेकिन कार्य और अधिकार जो थे वो प्रांतों को प्रदान नहीं किए गए थे। प्रांत जो है उन पर पूरी तरह से गवर्नर जनरल का नियंत्रण बना हुआ था। अब अपन बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो भारत का विधानमंडल था, देखिए याद रखना आप अच्छी तरह, विधानमंडल। विधानमंडल किसको कहा जाता था? ये जो कार्यकारिणी परिषद थी, ये कार्यकारिणी परिषद जब विधायी कार्य करती थी उस वक्त कार्यकारिणी परिषद को विधानमंडल कहा जाता था, और इसका नाम था विधान परिषद। विधान परिषद। कार्यकारिणी परिषद जब विधायी कार्य करती थी उस वक्त इसका नाम क्या होता था? विधान परिषद, जिसको आधुनिक समय में अपन विधानमंडल या व्यवस्थापिका कहते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार जो है भारतीयों को प्रदान किया गया था। फिर भी प्रश्न तो पूछो, जो लॉकडाउन में शादी करा रहे बने, पूछोगे सोशल डिस्टेंसिंग को पालन क्या करे वो तू। इसके अलावा
अगला जो अधिनियम है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले कौन थे? मार्ले थे भारत के सचिव और मिंटो कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल। मतलब दोनों को बड़ो सांडो और छोटो सांडो, दोनों सांडा। आका नाम पर ये अधिनियम को नाम के रखे हुए हो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व और निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कैसे कि जो देश का मान सबसे बड़ो सांड हो गवर्नर जनरल और राज्य में सबसे बड़ो सांड हो गवर्नर, बाने शासन संचालन में जो सलाह देती को नाम हो कार्यकारिणी परिषद। तो ई कार्यकारिणी परिषद में पहली के सारा का सारा सरकारी अधिकारी हा। अब पहली बार इका माने जनता का लोग जो है वन भी प्रतिनिधित्व प्रदान करे हुए हो, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से इनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई वो आजकल की तरह प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाए गए थे, बल्कि उस समय जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे वो किस प्रकार के थे? वो जमींदारों के निर्वाचन क्षेत्र थे, जिला कमेटियों के निर्वाचन क्षेत्र थे, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के निर्वाचन क्षेत्र थे और नगरपालिका समितियों के निर्वाचन क्षेत्र थे और विश्वविद्यालयों के निर्वाचन क्षेत्र थे। मतलब इन क्षेत्रों से और ये लोग जो है वो चुन करके और केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में और प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। दूसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनाव प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किया गया था। मतलब मुसलमानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र सीटें आरक्षित कर दी गई कि उस निर्वाचन क्षेत्र से उस सीट से केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है और मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही उसको चुना जाएगा। तो अंग्रेजा की बहुत बड़ी चाल ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को सबसे बड़ा प्रयोग जो है 1909 का अधिनियम में अंग्रेज करया। इको वजह से ही भारत में हिंदू और मुसलमाना के बीच में सांप्रदायिकता की आग भड़की, जो आगे चल करके 1947 में भारत विभाजन को प्रमुख कारण बने। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।